हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो सीए फाइनल सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल सेट बी कॉस्टिंग के बारे में है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखेंगे। ये एक थियरी वीडियो है। हम इस चैप्टर का थियरी पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर 1 में कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, सब कुछ थियरी है। हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर की पूरी थियरी कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम रफली ये कॉन्सेप्ट्स देखेंगे: माइकल पोर्टर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल और वैल्यू प्रोपोजिशन। ये सब इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। चैप्टर का नाम ही है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, हम इसे क्यों कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या लिमिटेशंस थी और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। तो पहले मैनेजिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। हम कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट में कॉस्ट को मेजर करते हैं, अब हम मैनेज करेंगे। मैनेजिंग का मतलब क्या है, हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे और उसका एडवांटेज लेंगे। पहले कॉस्ट कंट्रोल मेन मोटिव था, लेकिन अब मेन प्रिंसिपल कॉस्ट मैनेजमेंट है। यहां हमें यह देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है और बिजनेस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। ये बिजनेस को डिसीजन लेने और वेरियस स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कॉस्ट कंटेनमेंट मेन फोकस था। कॉस्ट को कंट्रोल करना और एक पर्टिकुलर लेवल पर मेंटेन करना मेन मोटिव था। लेकिन अब हमने गोल को कॉस्ट कंटेनमेंट से चेंज करके कॉस्ट रिडक्शन कर दिया है। हम प्रोसेस में चेंजेस करते हैं और कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस करते हैं। ये कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ट्रेडिशनली फोकस सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर था, लेकिन अब हम फोकस कर रहे हैं कॉस्ट रिड्यूस करने पर साथ ही साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सेम क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। या तो हम सेम कॉस्ट पर क्वालिटी इंक्रीज करें या फिर रिड्यूस्ड कॉस्ट पर सेम क्वालिटी प्रोवाइड करें। प्रिंसिपल ये है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट एंड अलाइनिंग देम टू द बिजनेस स्ट्रैटेजी। कॉस्ट का मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। हमें कॉस्ट को मैनेज करना है और उसे बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करना है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना होगा। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या थी? ट्रेडिशनल सिस्टम में वो सोचते थे कि कॉस्ट कटिंग से हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन अब हम देखते हैं कि कॉस्ट रिड्यूस करने के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मेंटेनेंस अवॉइड करके कॉस्ट सेव करते हैं तो किसी दिन मशीनरी में मेजर ब्रेकडाउन हो जाएगा। उस दिन प्रोडक्शन नहीं होगी और आपको हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो भले ही आपने पीरियोडिकली कॉस्ट सेव की, लेकिन एक दिन बड़ा खर्चा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप अपने सर्विस स्टेशंस कम कर देते हो कॉस्ट बचाने के लिए, तो कस्टमर्स कम हो जाएंगे। लोग आपकी गाड़ी इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि आपका सर्विस नेटवर्क पूरी सिटी में था। अगर आप ब्रांचेस क्लोज कर दोगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। मेन चीज है कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। आप कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हो। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करता था। वो सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करने पर फोकस करते थे। लेकिन आज हमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ट्रेडिशनल अप्रोच रिएक्टिव थी, प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्ट करना। लेकिन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है, प्रॉब्लम को पहले ही प्रिडिक्ट करके प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रेडिशनल अप्रोच शॉर्ट टर्म देखती थी, लेकिन मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म अप्रोच रखती है। अब देखते हैं नीड फॉर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है। हम डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस करेंगे ताकि कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। ट्रेडिशनल मेथड कंपेटिटिव एडवांटेज कंसीडर नहीं करता। हमें मार्केट, कंपेटिटर, कस्टमर सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। ये हमें बिग पिक्चर दिखाता है। चैप्टर 2 में हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डेटा कलेक्ट, प्रोसेस और एनालाइज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट मिल सके। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो डेटा देते हैं उसी के बेसिस पर सीईओ, सीएफओ, आईओ सारे ऑफिसर्स डिसीजन लेते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पिलर्स क्या हैं? इसके 3 पिलर्स हैं: स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस और कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। हम एक एक करके देखेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 4 स्टेप्स होते हैं: स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना, कम्युनिकेट करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन फेजेस के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। वैल्यू चेन एनालिसिस। सबसे पहले हम वैल्यू चेन एनालिसिस देखेंगे। इसे माइकल पोर्टर ने 1985 में क्रिएट किया था। वैल्यू चेन क्या है? इट इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज दैट लीड टू द डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इन एक्टिविटीज को जब हम एक चेन में लिंक करते हैं, परचेज, प्रोड्यूस, स्टोर, डिलीवर, तो वो वैल्यू चेन बनती है। इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं: प्राइमरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस। सपोर्ट एक्टिविटीज, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोक्योरमेंट। प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहले है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस मटेरियल परचेज करता है और वेयरहाउस तक लाता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री या वेयरहाउस के अंदर लाना, इसे कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। रिसीविंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग रॉ मटेरियल इनपुट्स।
ध्यान रहे इसमें परचेज या प्रोक्योरमेंट कवर नहीं होता, वो अलग पार्ट है। मटेरियल की हैंडलिंग इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती है, ये मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ उन्होंने इंडियन शुगर मिल्स का एग्जाम्पल दिया है जो यूपी और महाराष्ट्र में है। इन इंडस्ट्रीज की इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के अंदर ही शुगरकेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेशनल शुगरकेन प्रोडक्शन का 80% इन्हीं स्टेट से आता है, तो वो रॉ मटेरियल यानी शुगरकेन स्टेट के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं और वहीं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती, वो स्टेट के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज है ऑपरेशंस। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने को ही ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज और प्रोसेसेस होते हैं। बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है कोर एक्टिविटी और दूसरी नॉन कोर एक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन आपकी कोर एक्टिविटी है, लेकिन कस्टमर केयर या कॉल सेंटर नॉन कोर एक्टिविटी है। ये नॉन कोर एक्टिविटीज बाहर कोई थर्ड पार्टी सस्ते में कर सकती है। करंटली आप शायद खुद कर रहे होंगे, लेकिन आप इसे किसी थर्ड पार्टी फर्म को आउटसोर्स कर सकते हैं। इससे आप सिर्फ अपनी कोर एक्टिविटी पर फोकस कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगी और कॉस्ट कम होगी। आप नॉन कोर एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डेलीगेट कर सकते हैं, जो चीपर पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल एप्पल इंक है। एप्पल अपने आईफोन का डिजाइन अमेरिका में खुद करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में आउटसोर्स कर देता है। वहां चीप लेबर मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। वहां की गवर्नमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने पर इंसेंटिव्स भी देती हैं, तो वो सिर्फ डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देते हैं। नेक्स्ट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्शन के बाद फिनिश्ड गुड्स को कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट करना आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहलाता है। स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिलीवरी टू कस्टमर। Amazon और फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी करते हैं वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। ये गुड्स सेल करने का प्रोसेस है जो मार्केटिंग मिक्स पर बेस्ड है। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या फिक्स कर रहे हो, कहां सेल करना है, प्लेस और प्रमोशन एक्टिविटीज क्या है। इसके बाद 3 और चीजें आती हैं: पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ये 3 चीजें पोजिशनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में हम पोजिशनिंग डिटेल में देखेंगे। ये लास्ट के 3 P's सर्विस सेक्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन चलते हैं, लेकिन सर्विस फर्म के लिए पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कर रहे हैं तो आप 4 P's को 4 C's में बदल सकते हैं: कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट टू कस्टमर, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स का रिप्लेसमेंट है। उन्होंने मार्केटिंग मिक्स मॉडिफाई करने का एक एग्जाम्पल दिया है। जब एक रेस्टोरेंट चेन जैसे मैकडॉनल्ड्स इंडिया आई तो उन्होंने अपना मार्केटिंग मिक्स चेंज किया। उन्होंने चिकन पैटीज को आलू टिक्कीज में बदल दिया, क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। उन्हें उस डिमांड को मीट करना था। उन्होंने प्राइसेस रिड्यूस किए और प्रमोशनल कैंपेन्स चलाए। इसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स को रीजनल प्लेस के हिसाब से मॉडिफाई करना। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्ट सेल करने के बाद इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग और रिपेयर देना। ट्रेनिंग मतलब कस्टमर को सिखाना कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और प्रॉब्लम आने पर रिपेयर करना। फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कार इंडस्ट्री में भी सर्विस नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। यह 5वीं प्राइमरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल वेयरहाउस तक लाना। ऑपरेशंस, उसे आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिनिश्ड गुड्स कस्टमर को भेजना। मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस। अब आते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज पर। सबसे पहले फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें लीगल, जनरल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आते हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग जो कहीं कवर नहीं हुए वो यहां आएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना। यह भी अलग से कवर्ड नहीं है, तो इसे सपोर्ट एक्टिविटी मानते हैं। पहले जो हमने 5 एक्टिविटीज देखी वो प्राइमरी थी और ये टेक्नोलॉजी उन्हें सपोर्ट करती है ताकि बिजनेस अपने गोल्स अचीव कर सके। टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, सब इसमें आता है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, जिसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, स्टाफ रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और ओवरऑल एम्प्लॉयज को बिल्ड करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। लास्ट है प्रोक्योरमेंट। मटेरियल परचेज करना, वेंडर्स ढूंढना, प्राइस नेगोशिएट करना, ये सब प्रोक्योरमेंट हेड में आता है। अब वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? हमें की वैल्यू ड्राइवर्स ढूंढने हैं, यानी वो एक्टिविटीज जो सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। हमें वो एक्टिविटीज भी ढूंढनी है जो नॉन वैल्यू एडेड हैं, जो कस्टमर के लिए यूजफुल नहीं है। हमें इन्हें एलिमिनेट करना है। जब आप नॉन वैल्यू एक्टिविटी हटा दोगे तो कॉस्ट कम होगी और आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अचीव करोगे। और जब आप वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज पर फोकस करोगे तो एक यूनिक स्ट्रेंथ डेवलप करोगे। लोग आपका प्रोडक्ट आपकी यूनिकनेस के लिए खरीदेंगे। इसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। आपको इन दोनों में से कम एक सिलेक्ट करना होगा, या तो लो कॉस्ट कॉस्ट लीडरशिप या यूनिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। इसके लिए आपको 3 अलग एनालिसिस करने होंगे।
इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, पूरा इंडस्ट्री एनालाइज करना, कंपटीशन के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी देखना। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, हमारी कंपनी का यूनिक फीचर क्या है और हम उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। सेगमेंटेशन एनालिसिस, मार्केट को डिवाइड करना, हाई बजट, मिड रेंज, लो बजट, आप किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और उस सेगमेंट के कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। नेक्स्ट है वैल्यू शॉप मॉडल। वैल्यू चेन मॉडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट या मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वहां सब कुछ चेंज हो जाता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वैल्यू शॉप मॉडल यूज करते हैं। यहां मेन चीज है प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन। हम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव्स में से चॉइस करते हैं, यानी लोवेस्ट कॉस्ट और सूटेबल ऑप्शन, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं और फाइनली मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। सपोर्ट एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, टेक सेम रहती हैं, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा बदलकर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन बन जाती हैं। वैल्यू शॉप मॉडल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैन, मशीन, मनी, नॉलेज, सारे रिसोर्सेज गैदर करके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। यहां एक्टिविटीज हैं प्रॉब्लम फाइंडिंग, सॉल्विंग, चॉइस, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। यहां कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता, हर कस्टमर की प्रॉब्लम अलग यानी डिस्टिंक्ट होती है। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, वो क्लाइंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटर से बेहतर सॉल्व कर सकें। लास्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। ये फर्म की पोजीशन मार्केट में देखता है। इंटरनल रिसोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करके हम मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं। टाटा मोटर्स को हम मारुति या टोयोटा से कंपेयर करेंगे जो सेम इंडस्ट्री में है। हर कंपनी का वैल्यू क्रिएट करने का और रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल अलग होता है। हर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल अलग होता है। अगर आपकी पोजीशनिंग अलग है तो आप अलग चीजें कर सकते हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप कंज्यूमर से लोअर प्राइस चार्ज करें और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करें, या फिर अगर आपकी पोजीशनिंग किसी प्रीमियम जगह पर है तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा, इसलिए आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ये बॉक्स हम बाद में देखेंगे, ये किसी और टॉपिक में भी रिपीट होगा। हम कल्चर, बिलीफ्स और कैपेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे। कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है, कल्चर और बिलीफ्स क्या है। कल्चर का मतलब क्या है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के बिलीफ्स, वैल्यूज, मिशन और प्रैक्टिसेस, यही कल्चर का मीनिंग है। इसमें बिहेवियरल पैटर्न और नॉर्म्स भी इंक्लूड होते हैं। हम क्या एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सब कुछ कल्चर, विजन और वैल्यूज के अंदर आएगा। अब हम स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस का एक एग्जांपल देखेंगे। यहां अगर आप वैल्यू या डिफरेंशिएशन देखें, अगर आप हाई डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ये एक प्रीमियम ब्रांड होगा, एग्जाम्पल भी दिया है। और अगर आप हाई कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं लेकिन जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतनी हाई नहीं है, तो आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे Hyundai, मैंने ये बस आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है कि हम खुद को पोजीशन कैसे करेंगे। पोजीशनिंग का मतलब है कि मार्केट के इस प्योर ग्राफ में हम खुद को पोजीशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन और प्राइस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बस इलस्ट्रेशन है, इसे बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस और उनकी एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हर कोई जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है, जो हमारी कंपनी के वेलविशर्स हैं। हमें कंसिडर करना होगा कि उनकी वांट्स क्या है और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए। हम ये सब मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है, यहां हमारे पास स्टेक होल्डर की हर क्लास के लिए मैट्रिक्स और रिस्पॉन्स है। हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बिजनेस मैगजीन्स, एम्प्लॉइज। ये सब अलग तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। हम इन्हें पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पर रैंक कर सकते हैं। पावर का मतलब वो हमारी कंपनी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंटरेस्ट का मतलब वो कंपनी को लेकर कितने कंसर्न है। अगर हाई इंटरेस्ट है तो वो कंपनी से ज्यादा अफेक्ट होंगे, अगर हाई पावर है तो वो कंपनी में इजीली बड़े चेंजेस कर सकते हैं। अब हमें पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स यानी मेंडलॉव्स मैट्रिक्स देखना है। फर्स्ट है हाई पावर। जब किसी पर्सन के पास हाई पावर है और उसके पास हाई इंटरेस्ट भी है, उसका इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है और पावर भी हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है, वो की प्लेयर्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स, हमें उन्हें क्लोजली मैनेज करना पड़ता है, हर एक स्टेप हमें उनके प्रेफरेंस के हिसाब से ही लेना पड़ता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है हाई पावर। उनके पास पावर बहुत हाई है, जैसे लॉ, गवर्नमेंट कंपनी को इजीली शट डाउन कर सकती है या ऑपरेशंस रोक सकती है। पावर हाई है लेकिन उनका हमारी कंपनी में इंटरेस्ट लो है, वो हमारी वेलबींग के बारे में उतने कंसर्न नहीं है, ये गवर्नमेंट की पावर है। नेक्स्ट चीज है लो पावर और लो इंटरेस्ट। उनके पास पावर भी लो है और इंटरेस्ट भी लो है, वो कंपनी के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल बिजनेस मैगजीन्स, वो मार्जिनल प्लेयर हैं, आपको सिर्फ मिनिमम एफर्ट डालना है, उन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज है हाई इंटरेस्ट लेकिन लो पावर। हाई इंटरेस्ट का मतलब वो हमारी कंपनी से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं लेकिन उनके पास पावर कम है। एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, वो ऑर्गेनाइजेशन के हर डिसीजन से अफेक्ट होते हैं।
अब उन्होंने दिया है कि हमें हर स्टेक होल्डर के लिए क्या करना है। गवर्नमेंट के लिए हमें उन्हें सेटिस्फाइड रखना है, हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहिए। शेयर होल्डर्स के लिए हमें हर स्टेप उनके डिसीजन के हिसाब से ही लेना है। मार्जिनल प्लेयर बिजनेस मैगजीन के लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए। एम्प्लॉइज के लिए हमें उन्हें इन्फॉर्म्ड रखना है, जो भी डेवलपमेंट हो उन्हें इन्फॉर्म करना है। मेंडलॉव्स मैट्रिक्स के बारे में बस इतना ही। ये हम क्यों कर रहे हैं सर? हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन समझ सकें। हमारी कंपनी से कंसर्न्ड अलग अलग लोग क्या सोच रहे हैं, वही हम यहां एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी। हमें कंपनी की कैपेबिलिटी देखनी है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। हम इसमें SWOT एनालिसिस करेंगे। पहली दो चीजें स्ट्रेंथ और वीकनेस कैपेबिलिटी के अंदर आएंगी। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएंगी जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। तो हमें स्ट्रेंथ यूज करनी है और अपॉर्चुनिटी यूज करनी है और वीकनेस को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट चीज है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कंटेन करेगा। हमें अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है और थ्रेट को रिड्यूस करना है। इसके लिए हमें मैनेजमेंट स्किल्स यूज करनी होंगी और ऐसा करके हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। हमने वैल्यू चेन एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस देख लिया। अब हम कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस देखेंगे। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या है, हमें पहले से पता है। जब हम सम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट पता चलता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम वेरियस एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे जो कॉस्ट ड्राइवर होंगी और उनमें जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कंपनी में टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट ले सकते हैं। मान लीजिए टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट 1 लाख है और एक पर्टिकुलर ईयर में हमने टोटल 100 इंस्पेक्शंस किए, तो अब कॉस्ट पर इंस्पेक्शन क्या होगी? कॉस्ट पर इंस्पेक्शन 1000 होगी। जब हम सम सॉल्व करते हैं तो इसे कॉस्ट ड्राइवर रेट कहते हैं 1000 पर इंस्पेक्शन, और इसे नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड कहते हैं। यहां कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इंस्पेक्शन क्या है, हम इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्या हम नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस रिड्यूस कर सकते हैं, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खुद करना प्रॉफिटेबल है या किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करना हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा, ये सब हम एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर का मॉनिटरी इफेक्ट यानी फाइनेंशियल एनालिसिस हम यहां करेंगे। कॉस्ट के नेचर के बेसिस पर जैसे इंस्पेक्शन एक्टिविटी, डिलीवरी एक्टिविटी, ऐसे हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। इसके टाइप्स हैं, एक है ऑपरेशनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। अब स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या है? ये वो कॉस्ट ड्राइवर है जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जैसे ऑपरेशन का स्केल और स्कोप। आप कितने बड़े लेवल पर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या आप बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं या आप बस स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी है, आप टेक्नोलॉजी कितनी यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है या सिंपल प्रोडक्ट है, ये सब स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर में आएगा। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एनालाइज करते वक्त हम इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। जब हम एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर देखते हैं तो हम देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर रहे हैं कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हम एम्प्लॉइज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, डिजाइन कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी क्या है, क्लाइंट और सप्लायर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये सब एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर हैं। उन्होंने स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। ये जरूरी नहीं है कि मोर इज बेटर, अगर स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के लिए अच्छा हो। एग्जाम्पल के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लीजिए, अगर प्रोडक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी लेते हैं, अगर बिजनेस हाई अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो वो कंपनी के लिए अच्छा है। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर देखते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है, क्वालिटी, डिजाइन, रिलेशनशिप विद सप्लायर, अगर ये सब हाई मैनर में है तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। हायर इज बेटर, ये एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर के बारे में एक बात है। अब हम चैप्टर के एंड में स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स का डिटेल्ड ओवरव्यू और लिस्ट देख सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, स्केल ऑफ कंपनी, स्कोप ऑफ कंपनी, हर फैक्टर के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन है। कॉस्ट के लिए उन्होंने दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए नंबर ऑफ वर्क एटसेट्रा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इस पर एक प्लेन रीडिंग दे सकते हैं। अब ऑपरेशनल एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर, जो हमने एग्जाम्पल देखा था इंस्पेक्शन और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन वाला, वो एक्चुअली ऑपरेशनल कॉस्ट ड्राइवर है। ये एंटिटी के एक्चुअल ऑपरेशन से रिलेटेड है, क्वालिटी या स्केल ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, प्लानिंग फेज से रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअल ऑपरेशन है जो हम कर रहे हैं, जैसे इक्विपमेंट सेटअप, नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोसीजर्स पर एलोकेट की जाएगी, यहां यही मीनिंग है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव कर सकते हैं। अब हम कॉस्ट मैनेजमेंट के टूल्स देखने वाले हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास क्या टूल्स हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जहां हम कॉस्ट को नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, इंस्पेक्शन, प्रोसीजर पर एलोकेट करते हैं। फिर बेंचमार्किंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए हम जस्ट इन टाइम HGIT इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टारगेट कॉस्टिंग एक और टूल है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स TOC, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सब डिफरेंट टूल्स हैं जो हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं। अभी आपको ये डेप्थ में समझ नहीं आएंगे, हम आने वाले चैप्टर्स में इन सब चीजों को इन डेप्थ मैनर में देखेंगे, तो अभी इन टूल्स पर ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस नाम याद कर लीजिए।
अब हम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। ट्रेडिशनल में हम कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर एलोकेट करते हैं, यहाँ हम एक्टिविटीज इंस्पेक्शन डिलीवरी पर करते हैं। नेचर ट्रेडिशनल रिएक्टिव है, स्ट्रैटेजिक प्रोएक्टिव है, हम प्रिडिक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल का कॉस्ट कंट्रोल है, स्ट्रैटेजिक का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। रिस्क एपेटाइट ट्रेडिशनल रिस्क अवर्स है, स्ट्रैटेजिक में हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। स्कोप ट्रेडिशनल सिर्फ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए है, स्ट्रैटेजिक में हम मार्केट और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं। ट्रेडिशनल शॉर्ट टर्म फोकस रखता है, स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म फोकस रखता है। ये डिफरेंस है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि हम अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट मैनेजमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। हमें कॉस्ट डेटा कलेक्ट करना है, उसका यूज करके स्ट्रैटेजी बनानी है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है। यही मेन चीज है। पहले डेटा चाहिए, डेटा से स्ट्रैटेजी बनानी है, उसे इंप्लीमेंट करना है और उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? एडवांटेज का मतलब है कि आपके पास अपोजिट पर्सन से कुछ बेहतर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि आप कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों? सुपीरियर परफॉर्मेंस की वजह से। स्ट्रैटेजी का रोल यही है, सुपीरियर परफॉर्मेंस इंजीनियर करना। आपको कंपनी को सुपीरियर लेवल पर परफॉर्म करवाना है। इसके लिए स्ट्रैटेजी को कोई एक स्ट्रैटेजी चूज करनी होगी और उस पर काम करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी होगी। दो स्ट्रैटेजीज क्या है? जैसा हमने देखा, एक है डिफरेंशिएशन यानी यूनिक प्रोडक्ट मैकेनिज्म और दूसरा है कॉस्ट लीडरशिप यानी लो कॉस्ट। ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। इन्हें जेनेरिक स्ट्रैटेजीज कहते हैं, जिनका यूज करके आप प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस करते हैं। ये भी माइकल पोर्टर ने क्रिएट किया था, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट लिस्ट में माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज लिखा था। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है वैल्यू चेन एनालिसिस और कंपैरेटिव एडवांटेज। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। किसी भी कंपनी को मार्केट में जीतने के लिए दो मेन रास्ते होते हैं। पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा है कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है एप्पल की तरह कुछ अलग और यूनिक बेचना। यहां कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे देने को रेडी हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या डिजाइन बेस्ट है। यहां कंपनी R&D और मार्केटिंग पर ज्यादा खर्चा करती है। दूसरा रास्ता है कॉस्ट लीडरशिप, जहां कंपनी का फोकस होता है सबसे सस्ता प्रोड्यूसर बनने पर। वो वॉल्यूम पर खेलते हैं और कम कॉस्ट में बनाकर या तो सस्ता बेचते हैं या मार्केट रेट पर बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करती है कि अकाउंटेंट किस चीज पर फोकस करेगा। अगर आप कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं, यानी सस्ता बनाना आपका गोल है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट्स और बजट्स मीट करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक रुपया बचाना पड़ेगा और कंपटीटर की कॉस्ट पर भी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट्स और बजट्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं तो बजट थोड़ा हिल सकता है और वो चलता है जब तक प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप नॉच हो। डिफरेंशिएटर के लिए सबसे क्रिटिकल होता है मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस, ताकि वो अपनी ब्रांड वैल्यू सही से कम्युनिकेट कर सके और प्रीमियम चार्ज कर सके। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर कि वैल्यू चेन एनालिसिस एक्चुअली करते कैसे हैं। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई वैल्यू चेन एक्टिविटीज। अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को एक्टिविटीज में तोड़ दो। रॉ मटेरियल लाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विस तक सब कुछ लिस्ट डाउन करो। स्टेप 2 है डिटरमिन कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज। अब हर एक्टिविटी को एनालाइज करो। अपने आप से पूछो कि क्या ये एक्टिविटी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा रही है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट में महंगा मटेरियल यूज कर रहे हो तो क्या कस्टमर को ड्यूरेबिलिटी फील हो रही है। साथ ही हर स्टेप की कॉस्ट निकालो। अगर कोई स्टेप कॉस्ट बढ़ा रहा है लेकिन वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो उसे हटाना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। स्टेप 3 है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज। यहां हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। अगर आपका गोल कॉस्ट कम करना है तो आप इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करोगे और देखोगे कि कहां एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है या क्या आउटसोर्स किया जा सकता है ताकि एक्सपेंसेस कम हो। लेकिन अगर आपका गोल डिफरेंशिएशन है तो आप इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस करोगे और देखोगे कि वैल्यू चेन का कौन सा हिस्सा कस्टमर को सबसे ज्यादा खुश करता है और वहां रिसोर्सेज इन्वेस्ट करोगे। एक प्रो टिप याद रखना कि हमेशा उन इंप्रूवमेंट से शुरू करो जिसमें एफर्ट कम लगे लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा मिले। आई होप आपको डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप और वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज पर मूव कर सकते हैं। हम ये सारा एनालिसिस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी: इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस और की सक्सेस फैक्टर। वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के तरीके देखेंगे। अगर हम स्टडी मटेरियल के ऑर्डर के हिसाब से जाएं तो हमें बिजनेस मॉडल पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के 3 मेथड्स का इंट्रोडक्शन दिया है। तो पहले हम इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड्स करेंगे, उसके बाद बिजनेस मॉडल कॉन्सेप्ट करेंगे।
तो ऑर्डर के हिसाब से पहले हमें इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में दो चीजें हैं, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और बेसिस ऑफ कंपटीशन। इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब एक सेक्टर, एग्जांपल के लिए मोबाइल फोन सेक्टर, हमें पूरी इंडस्ट्री लेनी है और देखना है कि उस इंडस्ट्री में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उस सेगमेंट में बिजनेस एंटर करना अट्रैक्टिव है, और बेसिस ऑफ कंपटीशन, हम कंपेटिटर से किस बेसिस पर कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन का बेसिक रीजन क्या है। अब इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या है, यह भी माइकल पोर्टर ने क्रिएट किया था। उन्होंने इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्रिएट किया। वो प्रॉफिटेबिलिटी को कैटेगराइज करते हैं। बिजनेस करना कब अट्रैक्टिव है, ये इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन पर बेस्ड है। अगर वहां बहुत सारे लोग कंपेटिटर्स हैं तो हमें बहुत लोगों के अगेंस्ट कंपीट करना पड़ेगा, प्रॉफिट अचीव करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब फ्यू कंपेटिटर्स होते हैं तो बिजनेस में एंटर करना और शाइन करना रिलेटिवली ईजी होता है। तो जब हायर कंपटीशन होता है तब लोअर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्री कंपेटिटर में 5 फैक्टर्स दिए हैं, 5 फोर्सेस। हमें कंपटीशन कहां से मिलेगा, पोटेंशियल एंट्रेंट्स, बिजनेस में एंटर करने के बाद नई कंपनीज इंडस्ट्री में आएंगी, हमें उनके साथ कंपटीशन करना होगा। सब्स्टिट्यूट्स, मार्केट में और लोग हैं जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट चूज कर सकता है या कंपेटिटिव प्रोडक्ट, ये भी एक थ्रेट है जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस करेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, अगर बायर्स की पावर बहुत हाई है तो हमें लोअर प्राइस पर सेल करना पड़ेगा क्योंकि बायर्स के पास प्राइस को नीचे पुश करने की पावर है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर प्राइस को ऊपर पुश करेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा देंगे, इससे कॉस्ट हायर होगी और कंपनी का प्रॉफिट लो होगा, यह भी एक फैक्टर है जो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करेगा। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जो ऑलरेडी मार्केट में है उन्हें भी देखना है, क्या वहां ऑलरेडी बहुत सारी फर्म्स हैं और उनके साथ फाइट करना प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर की पावर कब हाई होगी, जब स्विचिंग कॉस्ट लो हो, मतलब बायर इजीली ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट पर स्विच कर सकता है, हमारे प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस नहीं है और प्रोडक्ट एक्सचेंज करने की कॉस्ट भी लो है। जब मार्केट में लॉट ऑफ सेलर्स हों और सिर्फ फ्यू बायर्स हो, बायर्स के पास बहुत चॉइसेस होंगी तो वो हम पर प्रेशर डाल सकते हैं। अगर वो हमारे प्रोडक्ट से कंफर्टेबल नहीं है तो वो इजीली नेक्स्ट प्रोडक्ट पर मूव कर जाएंगे। लार्ज क्वांटिटी बायर्स, अगर एक बायर हमसे बल्क क्वांटिटी परचेज कर रहा है तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, अगर हमारे फिनिश्ड गुड्स का 80% किसी सिंगल कस्टमर को सेल हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास हमारी कंपनी पर बहुत पावर होगी। वो ज्यादा डिस्काउंट डिमांड करेगा, इंस्पेक्शन डिमांड करेगा, ज्यादा क्वालिटी डिमांड करेगा। बेसिकली पावर बायर के पास होगी। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बहुत स्टैंडर्ड है, बायर कहीं से भी खरीदे सेम क्वालिटी मिलेगी। हमारी कंपनी कोई यूनिक क्वालिटी नहीं दे रही। अगर हमारा प्रोडक्ट बायर के मेन फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करता, बायर भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग करके किसी और को सेल करेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट उसके फिनिश्ड गुड की क्वालिटी को पर्टिकुलरली इफेक्ट नहीं करता तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इजीली सप्लायर स्विच कर सकता है। फुल इंफॉर्मेशन, अगर बायर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, वो बहुत नॉलेजेबल है और डिमांडिंग है तो वो हम पर प्रेशर डाल सकता है। रिजल्ट क्या होगा, हमें सेलिंग प्राइस लो रखनी पड़ेगी और हमारा मार्जिन और प्रॉफिट लो होगा। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर की पावर कब हाई होगी, जब नो ऑल्टरनेटिव हो, हमारे पास सिर्फ एक ही मटेरियल है जो प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम सप्लायर स्विच नहीं कर सकते। फ्यू सप्लायर्स, जब मार्केट में सिर्फ लिमिटेड सप्लायर्स हैं, हम डिमांड करने की पोजीशन में नहीं है। कस्टमर इज नॉट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए एक बड़ा सप्लायर है, हम उससे बाय करते हैं लेकिन और भी बहुत इंडस्ट्री के लोग उससे बाय करते हैं, हम उस सप्लायर के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम नहीं भी खरीदेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो पावर सप्लायर के पास होगी। स्विचिंग कॉस्ट, अगर हम दूसरे रॉ मटेरियल पर स्विच करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होगा, हमें प्रोडक्शन फैसिलिटी चेंज करनी पड़ेगी, नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, ये सब स्विचिंग कॉस्ट है। इस कॉस्ट की वजह से हम रॉ मटेरियल चेंज नहीं करेंगे और सेम सप्लायर के साथ स्टिक रहेंगे। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अगर सप्लायर का रॉ मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी का है और हमें ऐसी क्वालिटी कहीं और नहीं मिलेगी, यूनिक वैल्यू, तो हम स्विच नहीं करेंगे। रिजल्ट, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होगा, फिनिश्ड गुड्स का प्राइस रिड्यूस या मार्जिन स्क्वीज होगा और लो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जब एक परफेक्ट और चीपर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, हमारे प्रोडक्ट का कोई ऑल्टरनेटिव है जो कस्टमर यूज कर सकता है, अगर कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट परचेस करता है और वो यूसेज के लिए परफेक्ट है तो प्रॉब्लम है। लो कॉस्ट, अगर दूसरा प्रोडक्ट भले ही दूसरी इंडस्ट्री से हो लेकिन वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है और सस्ता है तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा, कस्टमर कभी भी स्विच कर सकता है। स्विचिंग कॉस्ट लो है और नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो भी थ्रेट हाई होगा, ये बिजनेस के लिए डेंजरस है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। नए लोग इंडस्ट्री में आएंगे,
वो नई कैपेसिटी लाएंगे और सब्सटैंशियल रिसोर्सेज लाएंगे। वो बहुत सारी मशीनरी लाएंगे। एग्जाम्पल, 1 लाख यूनिट ऑपरेट करने की कैपेसिटी। वो शुरू में लोअर प्राइस पर देंगे। ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए थ्रेट है। ये थ्रेट किस पर बेस्ड है? बैरियर्स टू एंट्री और रिएक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब इंडस्ट्री में एंटर करने में कितनी ऑब्स्टिकल्स या डिफिकल्टीज हैं। अगर हाई बैरियर है तो थ्रेट कम होगा क्योंकि हर कोई एंटर नहीं कर पाएगा। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए नो थ्रेट होगा क्योंकि उनका एस्टैब्लिश्ड मार्केट है। और अगर नया पर्सन आता है तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का रिएक्शन क्या है? क्या वो फाइट कर रहे हैं? अगर सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स मिलकर फाइट करें तो न्यू एंट्रेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। बैरियर्स टू एंट्री क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट लो होता है और प्रॉफिट हाई होता है। नया एंट्रेंट स्टार्टिंग में लार्ज कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल, अगर आप एयरलाइंस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत हाई कैपिटल चाहिए। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना, एयरप्लेन्स खरीदना जो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो सिर्फ कुछ ही लोग आएंगे। स्विचिंग कॉस्ट्स। अगर कस्टमर के लिए स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो हमें नए एंट्रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड आइडेंटिटी। अगर हम यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कस्टमर हमें छोड़कर नहीं जाएगा। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का नेटवर्क एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए एक्सक्लूसिव है। ये नेटवर्क नए एंट्रेंट का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स न्यू एंट्रेंट के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस नहीं देंगे। अगर वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा तो सेल्स नहीं मिलेगी और वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। एग्जिस्टिंग फर्म्स के बीच में ऑलरेडी कितनी प्राइमरी फाइटिंग चल रही है। अगर वहां ऑलरेडी बहुत फर्म्स हैं और बहुत राइवलरी है, प्राइस वॉर्स, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा रिस्क है। कॉम्पिटिटिव रिटेलिएशन। अगर कुछ एफर्ट हम करते हैं तो बाकी फर्म्स भी रिएक्ट करेंगी, सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी और ऑल फर्म्स विल सफर। अगर कंपटीशन हाई है तो प्राइस वॉर्स होंगे। मार्केट कैसे वर्क करता है? एग्जाम्पल, टोटल डिमांड 1 लाख यूनिट है। अगर मार्केट में 10 फर्म्स हैं तो एवरेज सेल्स पर फर्म 10,000 यूनिट्स होंगे। लेकिन अगर 100 फर्म्स हैं तो सेल्स पर फर्म सिर्फ 100 यूनिट्स होंगी। जब कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं तो हमारी सेल्स रिड्यूस होती हैं। और कंपटीशन में हाई फिक्स्ड कॉस्ट हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, नो यूनिक वैल्यू, हाई एग्जिट बैरियर्स हो। अगर हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल, टेलीकॉम इंडस्ट्री। वहां कंपनीज के पास बहुत इक्विपमेंट्स होते हैं जो टेलीकॉम पर्पस के लिए स्पेशल होते हैं। हम उसे किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। हम एग्जिट करना चाहते हैं तो हमें यह इक्विपमेंट किसी और को बेचना पड़ेगा जो टेलीकॉम में ही है। वो हमारे कॉम्पिटिटर्स यानी एनिमीज हैं। वो इक्विपमेंट को बहुत चीप कॉस्ट पर खरीदने की कोशिश करेंगे। हम अपनी कैपिटल रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो एग्जिट करना एक बैड थिंग है। हमें इंडस्ट्री में रिमेन करना पड़ेगा। अगर हम एग्जिट करने की कोशिश भी करते हैं तो हम अपनी खुद की कैपिटल भी वापस नहीं ले पाएंगे। ये एक और प्रॉब्लम है हाई एग्जिट बैरियर के साथ। इन सब फैक्टर्स के साथ हमें एग्जिस्टिंग फर्म्स के बीच की राइवलरी भी कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर ये सब चीजें होती हैं, अगर हमारे पास हर जगह से एडवर्स प्रेशर है, बायर भी स्ट्रांग है, सप्लायर भी स्ट्रांग है, सब्स्टिट्यूट्स भी इजीली अवेलेबल है और न्यू एंट्रेंट्स के लिए भी आना बहुत इजी है और एग्जिस्टिंग कंपटीशन में भी बहुत सारी फर्म्स हैं, तो इससे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगी। इंडस्ट्री में एंटर करना रिस्क होगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने नहीं आएगा। तो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंडर यही किया जाता है। हम इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस फाइंड आउट कर रहे हैं। इसे माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ 5 फोर्सेस हैं: बायर्स, सप्लायर्स, सब्स्टिट्यूट्स, न्यू एंट्रेंट्स और एग्जिस्टिंग फर्म्स। हमें हर तरफ से प्रेशर मिल रहा है और हमें इसे मैनेज करना है। यही पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल का मेन मॉडल है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे भी एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट चीज है बैरियर्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब हाई एग्जिट बैरियर और हाई एंट्री बैरियर होता है तो क्या होगा, हमें यही देखना है। मेंडलोज मैट्रिक्स की तरह है, पर फैक्टर्स डिफरेंट हैं। अगर आप देखें, जब लो एंट्री बैरियर होता है, एंट्री बैरियर बहुत लो है, तो क्या होगा, हर कोई इंडस्ट्री में आ जाएगा। एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, जब एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत फर्म्स होती हैं तो सेल्स लो हो जाती है। सेल्स लो मतलब लो रिटर्न्स। तो जब इंडस्ट्री में बहुत लोग होंगे और एंट्री बैरियर लो होगा तब हमें लो रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जब एंट्री बैरियर हाई होता है तो लोगों के लिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मार्केट में कम प्लेयर्स होंगे, फ्यू प्लेयर्स होंगे। मार्केट डिमांड को उन्हीं 2 या 3 प्लेयर्स द्वारा सेटिस्फाई किया जाएगा जो मार्केट में है। तो हमें हाई रिटर्न्स मिलेंगे।
कस्टमर को या तो हमारी फर्म के पास आना पड़ेगा या कॉम्पिटिटर के पास। हम सप्लायर हैं तो हमें हाई रिटर्न मिलेगा। और जब आप एग्जिट बैरियर देखते हैं, जब एग्जिट बैरियर हाई होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क होता है। हम चाहें तो भी इंडस्ट्री से बाहर नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट चीज, जब एग्जिट बैरियर लो होता है हम इजीली इंडस्ट्री से बाहर जा सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है, मार्केट में स्टेबिलिटी है। अगर चीजें खराब होती हैं हम इजीली मार्केट एग्जिट करके कैपिटल रिकवर कर सकते हैं। हाई एग्जिट बैरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क है। हम इक्विपमेंट सेल नहीं कर सकते, एग्जिट नहीं कर सकते। रिटर्न्स रिस्की होंगे। हमें रिटर्न्स के साथ रिस्क अटैच्ड मिलेगा क्योंकि हम रिस्की इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहां से एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट बैरियर्स लो मतलब हम इजीली एग्जिट कर सकते हैं। स्टेबल रिटर्न्स हैं, कोई रिस्क नहीं है। तो लॉजिक ये है, लो एग्जिट बैरियर मतलब स्टेबल रिटर्न्स, हाई एग्जिट बैरियर मतलब रिस्की रिटर्न्स, लो एंट्री बैरियर मतलब लो रिटर्न्स, हाई एंट्री बैरियर मतलब हाई रिटर्न्स, फ्यू प्लेयर्स। तो जब वो एग्जाम में पूछेंगे कि हाई एग्जिट बैरियर और हाई एंट्री बैरियर में क्या होगा, आप इस ग्राफ का यूज करके इजीली आंसर कर सकते हैं। अब हम 5 फोर्सेस मॉडल के एंड पर आ गए हैं। 5 फोर्सेस मॉडल एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन आपको और रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको इसे वैल्यू चेन एनालिसिस या VRIO फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करना होगा। VRIO फ्रेमवर्क शायद आने वाले चैप्टर्स में होगा, इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप इसे कंबाइन करते हैं तो एनालिसिस बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में जब वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं आप इजीली ग्राफ ड्रॉ करके लॉजिक यूज कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, हम अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमें सेगमेंटेशन एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। हमें कस्टमर्स और मार्केट को समझना होगा। सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट करना हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। हमें अपने कस्टमर्स को टारगेट करना है और उन्हें सेटिस्फाई करना है। हमें बाकी सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ टारगेट कस्टमर्स होंगे जो हमारी कंपनी को हाई प्रॉफिट देंगे, हमें उन पर फोकस करना है। मार्केट क्या है? मार्केट बिजनेस फर्म और बायर्स से बनता है। ये फिजिकल मार्केट हो सकता है या वर्चुअल मार्केट हो सकता है, जहां बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं। मार्केट में पोटेंशियल बायर्स भी इंक्लूड होते हैं। हम मार्केट सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट सेगमेंट क्या है? ये कस्टमर्स की एक कैटेगरी है जिनके सिमिलर लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। उनकी प्रेफरेंसेस सिमिलर होती हैं, इसलिए हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंट इंटरनली होमोजीनियस होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक फैशन क्लोथिंग स्टोर में चिल्ड्रन रेंज और फीमेल रेंज है। ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चिल्ड्रन सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ चिल्ड्रन होने चाहिए, मेल सेगमेंट में सिर्फ मेल्स होने चाहिए। सेगमेंट के अंदर सब कुछ आइडेंटिकल और होमोजीनियस होना चाहिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड पॉइंट, सेगमेंट एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस होना चाहिए। जब आप एक सेगमेंट को दूसरे से कंपेयर करें तो क्राइटेरिया डिफरेंट होना चाहिए, जैसे पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, और अब नया सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। पैसेंजर और कमर्शियल पर्पस ऑफ यूजेज पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सोर्स ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, तो हम डिफरेंट क्राइटेरिया पर कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेगमेंट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, आप क्लियर डिफरेंस दिखा सकें। सेगमेंट सब्सटैंशियल होना चाहिए, साइज रीजनेबल होना चाहिए, सिर्फ एक कस्टमर को एक सेगमेंट नहीं कह सकते। सेगमेंट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जब हम कोई ऑफर दें तो कस्टमर रिएक्ट करे, तभी हम कह सकते हैं कि उनमें कुछ कॉमन है। अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो उनमें कुछ कॉमन नहीं है। इस केस में हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, हम टारगेट कस्टमर बेस्ड ढूंढ रहे हैं, हम कस्टमर्स के सब ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन क्या है? आप कस्टमर्स को किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे? प्रोडक्ट, पैसेंजर व्हीकल वर्सेस कमर्शियल व्हीकल बायर्स, डेमोग्राफिक, जेंडर के बेसिस पर मेल फीमेल, साइकोग्राफिक, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, लाइफस्टाइल और इन्फ्लुएंस के बेसिस पर, इकोनॉमिक, लोगों की इकोनॉमिक पावर, जिसके पास हाई इकोनॉमिक एडवांटेज है वो बिजनेस क्लास में फ्लाई करेगा, जिसका लो है वो इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करेगा। बिहेवियरल, परचेजिंग हैबिट और स्पेंडिंग हैबिट के बेसिस पर। जियोग्राफिक, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, सिटी, कंट्री, इस बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। एक और चीज है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स या प्रोसेस एक्सपर्ट्स, जो प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस डिफाइन करते हैं। उन्हें मार्केटिंग या कस्टमर्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो एक्सपर्ट्स हैं लेकिन वो कस्टमर की साइकोलॉजी नहीं समझते। इन लोगों को नॉन मार्केटर्स कहते हैं। वो कंज्यूमर की नीड कंसिडर नहीं करते, वो बस इस पर फोकस करते हैं कि कंपनी क्या प्रोड्यूस कर सकती है। वो कंज्यूमर नीड पर फोकस नहीं करते। लेकिन लीडर और मैनेजर में हमें वो लोग चाहिए जिनके पास मार्केटिंग नॉलेज हो, तभी हम कंज्यूमर की नीड समझ पाएंगे और उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, जिससे सेल्स होंगी। जब आप कस्टमर के हिसाब से एक्ट करते हैं तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है। नेक्स्ट स्टेप हमें देखना है बेसिस ऑफ कंपटीशन। हम आपस में क्यों compete कर रहे हैं?
बेसिक रीजन क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग सेम चीज अचीव करने की कोशिश करते हैं तो नेचुरली कंपटीशन होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो चेंज के साथ सबसे ज्यादा अडेप्टिव होगा वो सर्वाइव करेगा। हमारे पास 3 टाइप्स हैं। हमें चेंज को अडॉप्ट करना है, मतलब ट्रेंड के हिसाब से चेंज होना। हमें चेंज को काउंटर करना है, मतलब मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट नया ट्रेंड क्रिएट करना। और हमें चेंज को मेक करना है, मतलब चेंज इनिशिएट करना। इन तीनों में से कोई एक करना होगा, तभी हम कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। यही इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में है। इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बाद हम समझ सकते हैं कि डिमांड क्या है, कंज्यूमर इंटेंशन क्या है, किस प्राइस पर कस्टमर हैप्पी होगा, क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, सब कुछ समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम की सक्सेस फैक्टर्स देखने वाले हैं। इन्हें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स या CSF भी कहते हैं। ये हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इससे अटैच्ड होते हैं ताकि हम KSF की परफॉर्मेंस मेजर कर सकें। मैनेजमेंट का एम KSF अचीव करना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल और स्कोप देता है। हमें KSF को फेवरेबल अमाउंट पर रखना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। KSF मार्केट या इंडस्ट्री की डिस्कवरी होते हैं और ये पीरियड ऑफ टाइम पर चेंज हो सकते हैं। करंट कैपेसिटी के लिए KSF टाइम हो सकता है। अगर हम लेबर ऑपरेट कर रहे हैं तो एडवांटेज मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रैक्टिस चेंज होने पर हम KSF को नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। हमें टाइम के साथ KSF को रीअसेस करना पड़ता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सेल फोन मैन्युफैक्चरर का। मान लीजिए नोकिया। वो रिलायबिलिटी और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए फेमस थे, लेकिन वो कंपनी मार्केट के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाई। नोकिया के एंड होने से पहले ही मोबाइल का यूसेज बदल गया था। मोबाइल अब ईमेल्स भेजने, फोटोज लेने, म्यूजिक सुनने और इंटरनेट सर्च करने की डिवाइस बन गया था। नोकिया ने इस बात को नहीं समझा। उन्होंने कस्टमर की नीड्स के हिसाब से एक्ट नहीं किया, इसलिए नोकिया का एंड हो गया। एप्पल ने कस्टमर की नीड्स को समझा, इसलिए उसने नोकिया को ओवरटेक कर लिया और नोकिया की जगह ले ली। नेक्स्ट चीज है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? ये एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो फर्म को इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। उस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से आप अट्रैक्टिव हैं और कंपेटिटर से अलग खड़े हैं। आप यूनिक हैं, आपके पास कुछ यूनिक है और उसका यूज करके आप कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कोर कॉम्पिटेंसी वो चीजें हैं जो कंपनी यूनिकली वेल कर सकती है और कोई भी उसे जल्दी कॉपी नहीं कर सकता। कंपेटिटर को वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे कॉर्पोरेशंस अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना भूल जाते हैं। जब हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और उसे और स्ट्रांग बनाना चाहिए, तभी हम मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएंगे। एग्जाम्पल कैनन और होंडा। वो बहुत फास्ट ग्रो हुए। उन्हें पता था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। उन्होंने बस अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया और ग्रो करने के लिए एफर्ट्स डाले। नेक्स्ट हमें टेस्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी देखना है। कस्टमर वैल्यू। क्या क्वालिटी कस्टमर के लिए यूजफुल है? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। क्या कंपेटिटर के लिए इसे कॉपी करना डिफिकल्ट है? एक्सटेंडेबिलिटी। क्या हम इससे गुड नंबर ऑफ मार्केट्स ओपन कर सकते हैं? अगर हम बहुत सारे कस्टमर्स सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो ये अच्छी कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर सिर्फ 2-3% कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, स्मॉल मार्केट, तो ये अच्छी कॉम्पिटेंसी नहीं है। हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेटिस्फाई करने हैं। हमें कोर कॉम्पिटेंसी को वैलिडेट करना है, दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में वैल्यू फाइंड करनी है और देखना है कि वहां कोर कॉम्पिटेंसी कैसे यूज कर सकते हैं। हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है और नई वैल्यू चेन क्रिएट करनी है। अब हमने मार्केट सेगमेंटेशन, कोर कॉम्पिटेंसी, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, 5 फोर्सेस, बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन सब देख लिया है। ये सब करके हम वैल्यू एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पिलर्स पूरी तरह कंप्लीट कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट लिस्ट में हमने काफी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। सिर्फ बिजनेस मॉडल कैनवस और वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस बचा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के बारे में कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो जल्दी हो जाएंगे। तो अब हम बिजनेस मॉडल कैनवस पर आते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस कैसे वर्क करता है? इकोनॉमिक लॉजिक क्या है? रेवेन्यू कहां से आ रहा है? कॉस्ट कहां इनकर हो रही है? कस्टमर को वैल्यू कैसे दे रहे हैं? एम्प्लॉयज की हेल्प कैसे हो रही है? सब कुछ बिजनेस मॉडल में कवर होता है। बिजनेस मॉडल 2 चीजें बताता है, कुछ प्रोड्यूस कैसे करना है और वैल्यू कैसे डिलीवर करनी है। प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है? कहां से प्रॉफिट आ रहा है? की रिसोर्सेज और प्रोसेसेस क्या है? मई 2013 में अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ही बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया, ने 9 एलिमेंट्स क्रिएट किए। वैल्यू प्रोपोजिशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सेगमेंट्स, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनर्स। इसके सेंटर में वैल्यू प्रोपोजिशन है। कैनवस के एक साइड पर रेवेन्यू स्ट्रीम यानी कि रेवेन्यू रिलेटेड है और लेफ्ट साइड पर कॉस्ट स्ट्रक्चर कॉस्ट रिलेटेड है। सेंटर में हम इन दोनों को यूज करके कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं। हम एक एक करके देखते हैं। कस्टमर सेगमेंट,
टारगेट कस्टमर्स कौन है, वो हमसे क्यों खरीद रहे हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन, आप कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्म में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल्स, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, डिजिटल चैनल या वर्चुअल चैनल यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। कस्टमर रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या अच्छी रिलेशनशिप है या कम्युनिकेशन ही नहीं है। इंटरैक्शन कैसे हो रहा है। रेवेन्यू स्ट्रीम, बिजनेस को पैसा कहां से मिल रहा है, सेल्स रेवेन्यू, क्या डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स, इंजन ऑयल, क्लीनिंग क्लॉथ, सब अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। डायरेक्ट सेल है, ट्रांजैक्शन बेस्ड है या सब्सक्रिप्शन मॉडल है। की रिसोर्सेज, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स, बिना इसके कंपनी रन नहीं कर सकती। फैक्ट्री के लिए मशीनरी मेन है, कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज मेन होते हैं। सिलिकॉन वैली की एक स्टोरी है कि एक सीईओ ने कहा था, कंपनी की नेटवर्थ शाम को 0 हो जाती है जब सारे एम्प्लॉयज घर चले जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयज ही मेन एसेट हैं। की पार्टनर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, अगर बड़ा कस्टमर है तो हम स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हैं। लो कॉस्ट हाई क्वालिटी सप्लाई के बदले प्रॉफिट शेयर। सप्लायर के साथ भी स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हैं। लो कॉस्ट रॉ मटेरियल, इन्हें की पार्टनर्स कहते हैं। की एक्टिविटीज, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बिजनेस डिसाइड करेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज करने के लिए और पार्टनर्स को होस्ट करने के लिए क्या कॉस्ट इनकर हो रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी या लो कैपेसिटी। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। हर एलिमेंट के लिए सवाल दिए हैं, उन सवालों का जवाब ही एलिमेंट का आंसर बनाएगा। ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस का एग्जाम्पल दिया है कि वहां बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे इंप्लीमेंट होगा, आप उसे रफली पढ़ सकते हैं। अब हम वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस पर मूव करते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस पूरी तरह से वैल्यू प्रोपोजिशन पर बेस्ड है। हम कॉस्ट, रेवेन्यू वगैरह कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर और वैल्यू प्रोवाइडेड पर फोकस करेंगे। ये मॉडल सिर्फ उस बेनिफिट पर फोकस करता है जो कस्टमर बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकता है। इसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं। वैल्यू मैप, जो वैल्यू बिजनेस कस्टमर को दे रहा है। कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। पहले कस्टमर प्रोफाइल समझते हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है कस्टमर जॉब। कस्टमर जॉब का मतलब है कस्टमर की प्रॉब्लम। बिजनेस कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो टास्क जो हम कस्टमर के लिए परफॉर्म करने वाले हैं। सेकंड है पेन्स, वो प्रॉब्लम्स जो कस्टमर अवॉइड करना चाहता है। वो नेगेटिव इमोशंस, रिस्क्स, अनवांटेड कॉस्ट्स या सिचुएशंस हो सकती हैं जो कस्टमर हेट करता है। थर्ड है गेन्स, वो बेनिफिट्स जो कस्टमर एक्स्ट्रा चाहता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। अब वैल्यू मैप देखते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो फीचर्स जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम यानी कि जॉब सॉल्व हो सके। फंक्शनल सॉल्यूशन। पेन रिलीवर्स, प्रोडक्ट के वो स्पेसिफिक फीचर्स जो कस्टमर के स्पेसिफिक पेन को अलिविएट करेंगे या कम करेंगे। जो चीजें कस्टमर हेट करता है उन्हें रिमूव करेंगे। गेन क्रिएटर्स, प्रोडक्ट के वो फीचर्स जो कस्टमर के लिए गुड थिंग्स क्रिएट करेंगे, बेनिफिट्स और आउटकम्स देंगे। तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू मैप और कस्टमर प्रोफाइल मैच हो रहे हैं। प्रोडक्ट से कस्टमर जॉब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। गेन क्रिएटर कस्टमर गेन्स देगा। पेन रिलीवर कस्टमर पेन्स को दूर करेगा। यह परफेक्ट मैच होना चाहिए। जब आप इस फिट को प्रॉपरली अचीव करते हैं तो इसे प्रोडक्ट मार्केट फिट पीएमएफ कहते हैं। पीएमएफ अचीव करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जिक्सॉ पजल की तरह अज्यूम कर सकते हैं। यह मार्केट है, मार्केट में एक प्रॉब्लम है, हमारा बिजनेस जो प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा वो उस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। प्रोडक्ट सर्विसेज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, पेन रिलीवर्स पेन कम करेंगे और गेन क्रिएटर्स एक्सपेक्टेशन मीट करेंगे। यही वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस है। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं। हमने मार्केट सेगमेंटेशन, इंडस्ट्री, प्रॉफिटेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है। हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री उन कंपनीज का ग्रुप है जो रिलेटिवली कंपेरेबल हैं, वो सेम सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, सेम प्रोडक्ट सेल करती हैं, सेम कस्टमर टारगेट करती हैं। कंपेरेटिव मार्केट में हमें इंडस्ट्री की अपनी डेफिनेशन बनानी पड़ती है। एग्जाम्पल, एक 2 व्हीलर राइडिंग ऐप जैसे रैपिडो या उबर मोटो शायद सिर्फ दूसरे 2 व्हीलर प्रोवाइडर्स को ही कंपटीशन मानेगा। वो मारुति सुजुकी जो कार बनाती है उसे कंपटीशन नहीं मानेगा।
वो सिर्फ टू व्हीलर राइडिंग एप्स को इंडस्ट्री मानेगा। तो इंडस्ट्री का स्कोप सब्जेक्टिव होता है। अगर आप नैरो स्कोप रखते हैं, सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करते हैं, तो एनालिसिस मैनेजेबल होगा, लेकिन वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि रियल मार्केट में बहुत कंपिटिटर्स हैं जो बिजनेस अफेक्ट करते हैं। अगर हम एनालिसिस में सिर्फ कुछ को कंसिडर करेंगे तो हम इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें एनवायरनमेंट को दो सेट्स में डिवाइड करना है, रिमोट एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। रिमोट एनवायरनमेंट वो है जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग सिचुएशन से बियॉन्ड है। ऑपरेटिंग सिचुएशन क्या है? हमारा एक ओन सर्कल होगा, हम उस सर्कल के अंदर ऑपरेट करेंगे, वो है इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। जो कुछ भी उस एनवायरनमेंट के बाहर है उसे रिमोट एनवायरनमेंट कहा जाएगा। रिमोट एनवायरनमेंट में पेस्टल फैक्टर्स आते हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल और एथिकल फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो फर्म की ऑपरेटिंग सिचुएशन से बियॉन्ड हैं। इन्हें कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। एक सिंगल फर्म के रूप में अगर हम अपनी फर्म यूज करें तो हम कोई प्रेशर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना ही हम इन फैक्टर्स में कोई चेंज क्रिएट कर सकते हैं। हम सिंगल मैनर में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। यही रिमोट एनवायरनमेंट होगा। लेकिन इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में ये हमारा अपना सर्कल है। हम यहां रिलेटिवली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। इस एनवायरनमेंट में सारे फैक्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, रेगुलेशन, एडवोकेसी ग्रुप्स, सप्लायर्स, ये सब हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे कि अपकमिंग ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्या होगी। लॉन्ग टर्म बेसिस फैक्टर्स जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करते हैं उन्हें हम की सक्सेस फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ये इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का इंट्रोडक्शन था। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ कवर हो गया है। हमने बिजनेस मॉडल कैनवस और वैल्यू कैनवस भी देख लिया। अब हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट और टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट मैनेजमेंट देखने वाले हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि नए जमाने का डेटा और उसका एनालिसिस डिसीजन लेने के लिए बहुत यूजफुल है। उसी के बेसिस पर हम डिसीजंस ले सकते हैं। यहां हमारे पास तीन चीजें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी आईएस और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी आईएम। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये तीनों सेम नहीं हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पर अलग हैं। हमें हर एक को सेपरेटली समझना होगा। उन्होंने पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है, लेकिन मैं इसे सिंगल पेज में समराइज कर रहा हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच क्या डिफरेंस है? नॉर्मल मैनर में देखें तो दोनों सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में डेटा का मतलब है रॉ डिटेल्स जो सोर्स से कलेक्ट की गई हैं। ये रॉ डेटा है, ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, एनालाइज नहीं है, बस कलेक्टेड फॉर्मेट में रखा हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या है? आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक्सेल यूज कर रहे हैं या एक्सेल में पिवट टेबल यूज करके डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। आप पाई चार्ट या बार चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज डेटा बन जाता है। आप एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उस तरह के ऑर्गेनाइज डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू रॉ डेटा प्लस प्रोसेसिंग यानी एनालिसिस। नेक्स्ट चीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? यहां हमें हिस्ट्री और डिफरेंस क्लियर मैनर में समझना है। यूसेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू हैंडल डेटा। यहां कीवर्ड है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हम डेटा हैंडल करने के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। यही आईटी का मेन पर्पस है। आप कंप्यूटर को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। बिजनेस के साथ यूज केसेस ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल ई फाइलिंग, ई पेमेंट, पे मैनेजमेंट आप कंप्यूटर में कर रहे हैं। जहां भी आप कंप्यूटर यूज करने का पर्पस ढूंढ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा हैंडल करना। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी आईएम। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? एक्वायरिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। सिंपल वर्ड्स में एक्वायरिंग इज इक्वल टू कलेक्टिंग डेटा, स्टोरिंग इज इक्वल टू कीपिंग डेटा सेफ यानी कस्टोडियनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू शेयरिंग डेटा विद इन ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी पर्टिकुलर टीम को डेटा चाहिए तो शेयर करना। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होता है। हर कंपनी में सेंसिटिव डेटा होता है, कस्टमर डेटाबेस, सप्लायर डेटाबेस। हमें कंट्रोल रखना होता है कि कौन एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, क्या परमिशन चाहिए, कॉपी कर सकते हैं या नहीं, सिस्टम कब लॉक करना है, किस मोड में डेटा शेयर करना है। ये सब मैनेजमेंट कंट्रोल और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करना, डेटा कलेक्ट करना, स्टोर करना और शेयर करना। आपको ये काम एक्यूरेट मैनर में करना है, कोई गलती नहीं करनी। गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? जब आप डेटा हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जब आप इन्हें कंबाइन करते हैं तो ये गवर्नेंस के अंदर आता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जब आप उसी डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करते हैं तो वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आता है।
तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब है कलेक्टिंग, स्टोरिंग, शेयरिंग और उस पर कंट्रोल मेंटेन करना। नेक्स्ट चीज है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द एंटायर फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग डेटा इन अ कंपनी। कंपनी में डेटा हैंडल करने का पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। इसका मतलब है पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर का यूसेज, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा, ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं और स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हाई कस्टमर्स हैं तो आप उस एरिया पर फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी या मार्केट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब आप इन सबको कंबाइन करते हैं तो उस पूरे नाम को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहते हैं। उन्होंने पॉइंट्स दिए थे जो मैंने समराइज किए, लेकिन स्टडी मटेरियल में एक टेबल दिया है जो समराइज नहीं किया, तो हमें वो टेबल देखना है। IS स्ट्रैटेजी यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है डेटा के बेसिस पर स्ट्रैटेजी क्रिएट करना। ये बिजनेस फोकस्ड होती है। टॉप मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी बनाता है। ये टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप मैनेजमेंट से लोवेस्ट एम्प्लॉय तक फ्लो करेगी। ये डिमांड ओरिएंटेड है, बिजनेस की डिमांड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसके बेसिस पर स्ट्रैटेजी बनेगी। ये पर्टिकुलर SBU या डिवीजन के लिए होती है। IT स्ट्रैटेजी, इसका नाम है हाउ, हम डे टू डे एक्टिविटीज में कंप्यूटर कैसे यूज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। ये बॉटम अप अप्रोच है, हर पर्टिकुलर एक्टिविटी से देखेंगे कि IT कैसे यूज कर सकते हैं। ये सप्लाई ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी क्या है और वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करेगी। ये एक्टिविटी बेस्ड है, बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, हर एक्टिविटी के लिए कंप्यूटर डिप्लॉय करना। IM स्ट्रैटेजी, ये है वेयर, आप प्रोसेस कहां एम्प्लॉय कर रहे हैं, किस डेटा के लिए यूज कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट फोकस्ड है। ये डायरेक्शन है, डेटा कलेक्ट, स्टोर और शेयर करना अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, हर पर्सन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा तभी इंफॉर्मेशन मैनेज होगी। ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे कि इसे बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें। हमें माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस को काउंटर करने के लिए IT यूज करना है। नई टेक्नोलॉजीज जैसे इंडस्ट्री 4.0, बिग डेटा हमारे बिजनेस में यूज होनी चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हाई होती है, वो भी हमें कंसीडर करना चाहिए। IT को सप्लाई चेन और वैल्यू चेन के अक्रॉस यूज करना चाहिए। इससे इंफॉर्मेशन फ्लो और प्रोडक्ट फ्लो स्मूथ रहता है। अब देखते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में IT कैसे अप्लाई करें। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, आप टेक्नोलॉजी यूज करके बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। आप कस्टमर को एक IT एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कस्टमर उस एप्लीकेशन के साथ कंफर्टेबल हो गया तो वो ऑपोजिट प्रोडक्ट चूज नहीं करेगा, वो नई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहेगा। इस तरह से आप IT एप्लीकेशन यूज करके कस्टमर को रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन IT को टूल की तरह यूज करके बैरियर ब्रेक भी कर सकती है। वो हमसे भी ज्यादा कंफर्टेबल एप्लीकेशन बना सकती है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, यहां हम IT को ई प्रोक्योरमेंट मेथड में यूज कर सकते हैं। ये आगे डिटेल में आएगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। ई प्रोक्योरमेंट, बाइंग फ्रॉम सप्लायर ऑनलाइन। सबसे पहले आप ऑनलाइन टेंडर से सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन भेजेंगे, सप्लायर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोटेशन सबमिट करेंगे। आप लोवेस्ट कोटेशन वाले सप्लायर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही परचेस ऑर्डर प्लेस करेंगे। पेमेंट भी ऑनलाइन बैंकिंग से करेंगे। इस मैनर में आपको सप्लायर से फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है। इससे कार्टेलाइजेशन प्रिवेंट होती है। सप्लायर्स ग्रुप बनाकर हमें अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम बेस्ट सोर्स से बेस्ट प्राइस पर बाय कर पाएंगे। हमारे पास डेटाबेस होगा जिसमें सप्लायर्स की डिटेल्स होंगी। हम ऑर्डर रोटेट कर सकते हैं। सिंगल सप्लायर पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। हम सप्लायर्स का पैनल रख सकते हैं और ऑर्डर रोटेट कर सकते हैं जहां चीपेस्ट कॉस्ट मिले। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, हम मार्केटिंग के लिए IT यूज कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं जहां मार्केटिंग करनी है, टारगेटेड मार्केटिंग। लॉकिंग द कस्टमर, हम स्पेयर पार्ट्स के थ्रू कस्टमर को लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब हम स्पेयर पार्ट सेल करते हैं हम उन्हें ऐसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी पार्ट्स के साथ काम ना करें। अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसे हमारे ही स्पेयर पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे क्योंकि दूसरे काम नहीं करेंगे। इस तरह से हम कस्टमर को लॉक कर लेते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, हम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी स्पेशल सॉफ्टवेयर परचेस करती है जो ड्रग यानी मेडिसिन बहुत फास्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सब्स्टिट्यूट से लड़ने में हेल्प करता है। कंपिटिटिव राइवलरी यानी एग्जिस्टिंग कंपटीशन, हम IT यूज करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो हमें कॉस्ट लीडरशिप एडवांटेज मिलेगा और हमारे पास कंपिटिटिव एडवांटेज होगा। इस तरह से हम IT टूल्स को सप्लाई चेन, वैल्यू चेन या माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट चीज है वैल्यू चेन में आईटी कैसे यूज करें। प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हम बारकोडिंग सिस्टम और आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल परचेसिंग में हम ट्रैक कर सकते हैं कि मटेरियल कहां से आ रहा है, कहां लोड हुआ, कहां रुका। हम सप्लायर से वेयरहाउस तक रॉ मटेरियल की जर्नी ट्रैक कर सकते हैं। हम प्लानिंग के लिए रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर ईआरपी यूज कर सकते हैं। हम स्टॉक कंट्रोल के लिए जिट यानी जस्ट इन टाइम यूज कर सकते हैं, जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, रोबोट्स और सारे ऑपरेशंस के लिए ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स को वेयरहाउसेस के बीच मूव करने के लिए हम ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स ईजीवीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है हमें आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स परफॉर्म करना है। यहाँ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं व्हीकल शेड्यूलिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे हम गूगल मैप्स यूज करते हैं ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए, वैसे ही बिजनेस एफिशिएंट डिलीवरी के लिए टेक्नोलॉजी यूज करता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स। यहाँ आप कस्टमर डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं। आप उस डेटाबेस को यूज करके एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं। उस एनालिसिस से आप कस्टमर हैबिट एनालिसिस और सेगमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। इससे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके पास डेटा है तो आप कस्टमर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे Amazon या Flipkart को पता होता है कि आपने पिछले महीने क्या सर्च किया था और वो आपको वही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। आप डेटा यूज करके कस्टमर को समझ रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में नेक्स्ट है आफ्टर सेल्स सर्विस। यहाँ भी आप आईटी यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस शेड्यूल करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इन सब चीजों में टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज देखते हैं। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग आता है। आप अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर जैसे टैली या एसएपी यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यहाँ तो आईटी ही बेस है। एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां हम टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पेरोल मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉय का डेटा रखने के लिए हम आईटी यूज करते हैं। पूरा एम्प्लॉय डेटाबेस सिस्टम में होता है। प्रोक्योरमेंट, जैसा हमने पहले बात की, ई प्रोक्योरमेंट, हम पूरी परचेसिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। यह था एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ लीडर। पिछले कुछ सालों में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल बहुत हाई मैनर में इवॉल्व हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्रास्टिकली चेंज हो गई हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर अब बिजनेस लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, उसे इनसाइट्स रिवील करनी चाहिए, उसे कंपनीज में बिग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं, उन्हें समझने के लिए हमें कंपनी के लिए फोरसाइट चाहिए। पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या था? वो बस अकाउंटिंग कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा था और कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा था। बेसिकली पुराने जमाने का मुनीम जी वाला काम। लेकिन अब उन्हें की फिगर्स लाना है और टेलिंग द स्टोरी करना है। उन्हें टॉप मैनेजमेंट को रियल सिचुएशन समझानी है नंबर्स के थ्रू। एनालिसिस, प्लानिंग, इनोवेशन, लीडरशिप, सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटेंट को करना है आने वाले सालों में। मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी। उसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, ऑपरेशंस कंट्रोल करने हैं और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है। स्टडी मटेरियल में एक बहुत बढ़िया कोट दिया है, इफ अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज अ पोएट। मतलब अकाउंटिंग सिर्फ वर्ड्स यानी नंबर्स हैं, पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट उससे पूरी कविता यानी स्टोरी या इनसाइट बनाता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रैटेजी को कंबाइन करना चाहिए बिजनेस की हेल्प करने के लिए। वो लीडरशिप पोजीशन में होगा और सीएक्सओ के साथ क्लोजली वर्क करेगा। सीएक्सओ मतलब वो लोग जिनके नाम में चीफ आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। इन लोगों के साथ मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम करेगा और स्ट्रैटेजीज बनाएगा। उसे नंबर्स के लिए नई स्टोरीज बनानी होंगी। नंबर एनालाइज करके मैनेजमेंट को समझाना होगा कि इस नंबर का असली मतलब क्या है। उसे सप्लाई चेन, इनोवेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी में एफिशिएंट होना चाहिए। उसे इनसाइट्स प्रोवाइड करनी चाहिए प्लानिंग के लिए। वो फाइनल डिसीजन मेकर होना चाहिए। वो स्ट्रैटेजीज डेवलप करेगा और लॉन्ग टर्म प्लान क्रिएट करेगा। नेक्स्ट चीज है इनोवेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इनोवेटिव कैसे हो सकता है? उसे बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। उसे इनिशिएटर का रोल प्ले करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए उसे नई चेंजेस लाने चाहिए। नेक्स्ट, उसे एक लीडर होना चाहिए। वो प्लान बनाएगा, एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा। उसे प्रोफेशनल और बिजनेस एथिक्स कंसिडर करने चाहिए। टू लीड बाय एग्जाम्पल, उसे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब क्वालिटीज ऑफ अ लीडर क्या है? लीडर के पास विजन होता है। मैनेजर गोल क्रिएट करेगा, बट जरूरी नहीं कि उसके पास विजन हो। लीडर्स चेंज एजेंट्स होते हैं, वो चेंज स्टार्ट करते हैं। मैनेजर्स वो पर्सन होते हैं जो स्टेटस क्वो यानी जैसा चल रहा है वैसा ही मेंटेन करते हैं। वो इंप्रूवमेंट नहीं करते, बस मेंटेन करते हैं। लीडर्स यूनिक होते हैं, मैनेजर्स कॉपी करते हैं। मैनेजर्स रिस्क रिड्यूस करने के लिए होते हैं, लीडर्स रिस्क लेने के लिए होते हैं। लीडर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मैनेजर्स शॉर्ट टर्म टारगेट्स चेस करते हैं। लीडर्स पर्सनली ग्रो करते हैं, वो हर चीज सीखते हैं और खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। मैनेजर्स एग्जिस्टिंग स्किल्स पर ही काम करते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं करते। लीडर्स कोच करते हैं, मैनेजर्स डायरेक्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं।
लीडर्स एम्प्लॉयज के साथ क्लोजली वर्क करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें वाइडर मैनर में समझते हैं। लीडर्स फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं। मैनेजमेंट के पास एम्प्लॉयज होते हैं बट लीडर्स के पास फॉलोअर्स होते हैं जो उनकी फिलोसफी मानते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज द लीडर हु इज ड्राइविंग स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से अलाइन करेगा, रिसोर्सेज के हिसाब से करेगा और कंपनी के कल्चर और फिलोसफी के हिसाब से करेगा। वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और कम्युनिकेशन करेगा। सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उसे लोअर लेवल एम्प्लॉयज तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। हमें एथिकल डिसीजंस लेने हैं और उन्हें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मीनिंग। ये डायगोनल या वर्टिकल हो सकता है। जब आप क्लियर कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, एम्प्लॉयज चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये कंपनी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है। कम्युनिकेशन में टोन और एक्शन दोनों मैटर करते हैं। सिर्फ वर्ड्स नहीं, आपके एक्शंस भी कन्वे करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहते हैं कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो आपके एक्शंस में भी वो दिखना चाहिए। आपको इनफॉर्मली बट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड, MBWA। ये एक नया टर्म है जो स्टडी मटेरियल में दिया है। इसमें मैनेजर्स या मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो फैक्ट्री या ऑफिस में वॉन्डर यानी घूमते हैं। वो रैंडम प्रोसेसेस को इंस्पेक्ट करते हैं। इससे उन्हें रियल प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, कहां प्रॉब्लम फेस हो रही है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एसी कैबिन में बैठने की जगह ग्राउंड पर जाके देखना है। आपको लेमैन टर्म्स में बात करनी चाहिए। टेक्निकल लैंग्वेज हर एम्प्लॉय को समझ नहीं आएगी, आपको उनकी भाषा में बात करनी होगी, तभी वो समझेंगे। कॉस्ट बजट के हिसाब से कम्युनिकेशन मोड चूज करें। अगर बजट कम है तो सस्ता कम्युनिकेशन यूज करें। टाइम रिसोर्सेज देखें, अगर टाइम कम है तो क्विक कम्युनिकेशन करें। अगर इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है तो सिक्योर मोड यूज करें। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को चॉइसेस मेक करनी होती हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से बेस्ट चूज करना है। साइज, इंडस्ट्री, लेवल ऑफ मैच्योरिटी, विजन, मिशन, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सब कंसिडर करना है। डिसीजन का इंपैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जब 5 फोर्सेस और सब कुछ क्लियर हो तभी स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस, वो स्ट्रैटेजी क्रिएट करेगा, सूट बूट वाले लोगों के साथ काम करेगा, टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, पर्सनल गेन के लिए नहीं। ये फुल्ली इन्फॉर्म्ड, कॉन्शियस और एक्सप्लिसिट होना चाहिए। जोर से बताना चाहिए, एक्सप्लिसिट और सोच समझ के डिलिबरेट होना चाहिए। गोल लॉजिकल और क्लियर होना चाहिए। उसे बेंचमार्किंग, स्टैंडर्ड बजटिंग सब करना है। ये चैप्टर का एंड है, बस 3 पैराग्राफ्स बचे हैं। बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। क्या सही है और क्या गलत है ये डिफाइन करना। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बिजनेस में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स आपकी वैल्यूज और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। मिल्टन फ्रीडमैन का एक क्लासिकल अप्रोच था। उन्होंने कहा था कि बिजनेस लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर फंड प्रोवाइडर्स ओनली। मतलब सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ाओ, बाकी दुनिया जाए भाग में। लेकिन अब बिजनेस व्यू चेंज हो गया है। अब सिर्फ शेयर होल्डर्स पर फोकस नहीं कर सकते, आपको ऑल इंक्लूसिव अप्रोच लेना है। सोसाइटी, एनवायरमेंट और कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन को कंसिडर करना है। इकोनॉमिक मोटिव के साथ सोशल कॉस्ट भी कंसिडर करनी है। आपको कॉम्पिटिटिव होना है, प्रॉफिट बनाना है, एफिशिएंट होना है, लेकिन सेम टाइम पर एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। ये एथिकल इशू है। सोशल इकोनॉमिक अप्रोच के लिए ही हमारे पास ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट। ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंड AS 16 में डीकमिशनिंग कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल, अगर आप जमीन के नीचे से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑयल निकालने के बाद आपको उस साइट को वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा वो पहले थी, यानी रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर आप उसे वैसा ही छोड़ देंगे तो एनवायरमेंट डैमेज होगा। इसलिए डीकमिशनिंग लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। बस यही था इस चैप्टर के बारे में। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अब हम MCQs देख लेते हैं जल्दी से। चलिए अब हम MCQ 1 देखते हैं। यह क्वेश्चन में मिस्टर अनिर्बान है जो वैल्यू प्रपोजिशन कैनवस को एज अ टूल कंसिडर कर रहे हैं। हमें वैल्यू प्रपोजिशन मैप के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पेन रिलीवर्स और गेन क्रिएटर्स एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर करते हैं। यह गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पेन रिलीवर्स और गेन क्रिएटर्स वन एंड द सेम थिंग है, यानी दोनों सेम है। यह भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पेन रिलीवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम गेन क्रिएटर्स। ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों में से कोई एक ही वैल्यू प्रपोजिशन मैप का पार्ट हो सकता है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि पेन रिलीवर्स और गेन क्रिएटर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेन रिलीवर का काम है कस्टमर के स्पेसिफिक पेन या तकलीफ को कम करना, और गेन क्रिएटर का काम है कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट या गेन प्रोवाइड करना। दोनों कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं पर डिफरेंट वेज में। दोनों का पर्पस अलग है। इसीलिए सिंपल लॉजिक है, पेन रिलीवर्स और गेन क्रिएटर्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 2 देखते हैं। यहां हमें 2 स्टेटमेंट्स इवैल्यूएट करने हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है पेन्स एंड गेन्स आर कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पेन्स और गेन्स कस्टमर प्रोफाइल का हिस्सा होते हैं, बिजनेस का नहीं। कस्टमर डिसाइड करता है उसे क्या तकलीफ पेन है या क्या चाहिए गेन।
बिजनेस सिर्फ उनका सोल्यूशन यानी पेन रिलीवर्स कंट्रोल कर सकता है, प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टेटमेंट 2 कहता है कि सारे पेन्स और गेन्स को एड्रेस करना जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई भी बिजनेस कस्टमर की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। हमें सिर्फ उन टॉप पेन्स और गेन्स पर फोकस करना चाहिए जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। MCQ 3 पूछा है कि मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड या MBWA किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है। सही आंसर है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि जब मैनेजर्स फैक्ट्री में घूमते हैं यानी वॉन्डर करते हैं तो वो एम्प्लॉयज से बात करते हैं और मोराइल बूस्ट करते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का स्टाइल है, डिसीजन मेकिंग का प्राइमरी पार्ट नहीं। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि RFID टेक्नोलॉजी हम कहां यूज कर सकते हैं। RFID का मेन काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यूज करके ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और ट्रैक करना। ये ट्रैकिंग सबसे ज्यादा यूजफुल होती है सप्लाई चेन में यानी गुड्स की मूवमेंट में। जब रॉ मटेरियल वेयरहाउस में आता है इनबाउंड और जब फिनिश्ड गुड्स कस्टमर के पास जाते हैं आउटबाउंड, इन दोनों जगह RFID ट्रैकिंग रिवैम्प कर सकता है। सेल्स या सर्विस में इसका डायरेक्ट यूज कम है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी, इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स दोनों। MCQ 5 देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिजनेस मॉडल में कौन से 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। हमें पता है कि बिजनेस मॉडल मेनली 3 चीजों पर फोकस करता है। एक, कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि वैल्यू देना। दूसरा, प्रॉफिट फॉर्मूला यानी कि पैसा कमाना। और तीसरा, की रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस यानी कि काम करने का तरीका। लेकिन इंपैक्ट फैक्टर बिजनेस मॉडल का स्टैंडर्ड कंपोनेंट नहीं है, इसलिए करेक्ट कॉम्बिनेशन है I, 2 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए MCQ 6 देखते हैं। यहाँ सिनारियो ये है कि शक्ति बेरिंग बॉल ट्रेडिंग लिमिटेड एक नए बिजनेस प्रपोजल पर कंसिडर कर रही है, जो है कास्टिंग आयरन की ट्रेडिंग। मीटिंग में मिस्टर मधुसूदन और C-suite एग्जीक्यूटिव्स डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कशन का मेन मुद्दा क्या है, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस नए बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर्स होंगे और हाई एग्जिट बैरियर्स होंगे। आपको चीफ कॉस्ट एडवाइजर के रोल में बताना है कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन और नेचर रिस्क पर क्या असर पड़ेगा। याद करिए वो मैट्रिक्स जो हमने अभी डिस्कस किया था। चलिए उस लॉजिक को यहां स्टेप बाय स्टेप लिंक करते हैं। स्टेप 1, हाई एंट्री बैरियर का लिंक। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है हाई एंट्री बैरियर। हमने अभी सीखा था जब एंट्री बैरियर हाई होता है तो हर कोई मुंह उठाकर इंडस्ट्री में नहीं आ सकता, सिर्फ गिने चुने खिलाड़ी यानी फ्यू प्लेयर्स ही मार्केट में होंगे। जब प्लेयर्स कम होते हैं तो कंपटीशन कम होता है और जब कंपटीशन कम होता है तो प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। तो हमारे आंसर का आधा हिस्सा मिल गया, हाई मार्जिन। इस लॉजिक से हम तुरंत ऑप्शन ए लो मार्जिन और ऑप्शन बी लो मार्जिन को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो रेस से बाहर हो गए। स्टेप 2, हाई एग्जिट बैरियर का लिंक। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, हाई एग्जिट बैरियर। हमने डिस्कस किया था चक्रव्यूह वाला एग्जांपल। अगर एग्जिट बैरियर हाई है मतलब इंडस्ट्री से निकलना मुश्किल है, मशीनरी स्पेशलाइज्ड है, एसेट्स इजीली सेल नहीं हो सकते। अगर बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ तो आप इजीली भाग नहीं सकते, आपको वहां रुककर लॉस झेलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस रिस्की है, रिटर्न्स के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। स्टेप 3, फाइनल कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हाई एंट्री इक्वल्स हाई मार्जिन, हाई एग्जिट इक्वल्स रिस्की रिटर्न। अब बचे हुए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी कहता है हाई मार्जिन विद स्टेबल रिटर्न। स्टेबल रिटर्न कब होता, याद करिए, जब एग्जिट बैरियर लो होता तब हम इजीली निकल सकते थे, पर यहां एग्जिट बैरियर हाई है तो स्टेबल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी कहता है हाई मार्जिन विद रिस्की रिटर्न। ये बिल्कुल हमारे लॉजिक से मैच कर रहा है। हाई एंट्री ने दिया हाई मार्जिन और हाई एग्जिट ने रिस्क। कंक्लूजन। तो दोस्तों देखा आपने, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा वो कोई थियरी नहीं थी, वो सीधा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने की चाबी थी। जब भी आप एग्जाम में हाई एंट्री हाई एग्जिट देखें, तुरंत उस ग्राफ के बॉटम राइट कॉर्नर को विजुलाइज करें जहां हमने लिखा था हाई एंड रिस्की रिटर्न्स। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब आप कनेक्शन समझ गए होंगे कि कैसे बैरियर्स डायरेक्टली हमारे रिस्क और रिवॉर्ड को डिफाइन करते हैं। अब हम MCQ 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स IS और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट IM के बीच के सटल डिफरेंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन में मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड का बोर्ड ये डिस्कस कर रहा है कि तीनों स्ट्रेटजीज इंटरकनेक्टेड हैं पर सेम नहीं है। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से इनकरेक्ट यानी कि गलत कौन सा है। ध्यान दीजिए, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स जो हमने चैप्टर में पढ़े थे। स्टेटमेंट आई, IT स्ट्रेटजी इज सप्लाई ओरिएंटेड। क्या यह सही है? जवाब है हाँ, यह सही है। IT स्ट्रेटजी फोकस करती है टेक्नोलॉजी पर।
इसका मतलब है कि मार्केट में क्या नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सप्लाई, और हम उससे क्या कर सकते हैं। यह बॉटम अप अप्रोच होती है। यह देखती है कि टेक्नोलॉजी हमें क्या कैपेबिलिटी सप्लाई कर सकती है। तो स्टेटमेंट आई करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, आईएस स्ट्रैटेजी इज डिमांड ओरिएंटेड। क्या यह सही है? जवाब है हाँ, यह भी सही है। आईएस स्ट्रैटेजी फोकस करती है बिजनेस नीड्स पर। बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस की डिमांड क्या है। यह टॉप डाउन अप्रोच होती है। मैनेजमेंट डिमांड करता है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, बताओ सिस्टम्स कैसे हेल्प करेगा। इसलिए आईएस स्ट्रैटेजी हमेशा डिमांड ओरिएंटेड होती है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, आईएम स्ट्रैटेजी इज डायमेंशन ओरिएंटेड। क्या यह सही है? नहीं, यह गलत है। हमें याद करना होगा कि आईएम किस बारे में होता है। आईएम का मतलब है डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना और सही लोगों तक पहुंचाना। ये लोगों और उनके रोल्स के बारे में है। कौन डेटा एक्सेस करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। जब बात लोगों और रोल्स की आती है तो स्ट्रैटेजी रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है, ना कि डायमेंशन ओरिएंटेड। आईएम स्ट्रैटेजी डील करती है रिलेशनशिप्स बिटवीन मैनेजर्स, यूजर्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स। कंक्लूजन, स्टेटमेंट आई, आईटी इज इक्वल टू सप्लाई, करेक्ट। स्टेटमेंट 2, आईएस इज इक्वल टू डिमांड, करेक्ट। स्टेटमेंट 3, आईएम इज इक्वल टू डायमेंशन, इनकरेक्ट। इट शुड बी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है विच ऑफ द अबव स्पेसिफाइड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट 3 गलत है, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 3 ओनली। एमसीक्यू 8, ऑटोमेटिकली प्लेसिंग ऑर्डर विद सप्लायर, ये कहां आएगा? आंसर प्रोक्योरमेंट में आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में नहीं, क्योंकि परचेजिंग प्रोक्योरमेंट का पार्ट है। एमसीक्यू 9, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रोल पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं और सेपरेट डिपार्टमेंट में है। ये रॉन्ग है, आजकल वो इनोवेशन और स्ट्रैटेजी भी करते हैं। एमसीक्यू 10, मार्केट सेगमेंटेशन की कैटेगरी। आंसर डिस्टिंक्ट, एक्सेसिबल, मेजरेबल, प्रॉफिटेबल, सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1 डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो हमने अभी पढ़ा था। इस क्वेश्चन में एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। हम उस एग्जांपल को एनालाइज करके समझेंगे कि प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे अचीव होता है। इंट्रोडक्शन टू द सिनेरियो। सबसे पहले सिनेरियो समझते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डू यू अग्री विद द ओपिनियन ऑफ द लार्जर चंक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यह है कि इस कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस परफेक्टली फिट बैठता है, यानी उनका प्रोडक्ट मार्केट के लिए परफेक्ट है। हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है, तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे, यस, द ओपिनियन ऑफ द लार्जर चंक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? इसके लिए हमें वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस को तोड़ना पड़ेगा। याद है, हमने पढ़ा था कि वीपीसी के 2 साइड्स होते हैं। राइट साइड कस्टमर प्रोफाइल, यानी कस्टमर क्या चाहता है। लेफ्ट साइड वैल्यू मैप, यानी बिजनेस क्या दे रहा है। चलिए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, लेट्स अज्यूम इट्स टेस्ला फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, की एग्जांपल को डिटेल में देखते हैं। पार्ट 1, कस्टमर प्रोफाइल, द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम कस्टमर के दिमाग में घुसेंगे। कस्टमर प्रोफाइल के 3 हिस्से होते हैं, कस्टमर जॉब्स, पेन्स और गेन्स। 1, कस्टमर जॉब्स, यानी कस्टमर क्या करना चाहता है। इस केस में कस्टमर की जॉब क्या है? पर्सनल मोबिलिटी, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स, वो लंबी ट्रिप्स पर भी जाना चाहता है, सिर्फ सिटी ड्राइविंग नहीं। बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर थोड़ा कूल दिखना चाहता है, भीड़ से अलग दिखना चाहता है, उसे स्टेटस सिंबल चाहिए। 2, पेन्स, कस्टमर को किस बात का डर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से पहले कस्टमर के मन में क्या पेन या तकलीफ है। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स, अगर रास्ते में चार्ज खत्म हो गया तो क्या करूंगा, यह सबसे बड़ा डर है। स्लो चार्जिंग, गाड़ी चार्ज करने में अगर 5-6 घंटे लग गए तो मैं वेट कैसे करूंगा। लैक ऑफ लगेज स्पेस, अक्सर बैटरीज की वजह से बूट स्पेस कम हो जाता है। 3, गेन्स, कस्टमर को एक्स्ट्रा क्या चाहिए। कस्टमर की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन क्या है। ड्यूरेबल बैटरी लाइफ टाइम, बैटरी जल्दी खराब ना हो। ब्रांड रिकॉग्निशन, गाड़ी चलाते वक्त लोग मुड़ के देखें, ब्रांड की वैल्यू हो। इंटीरियर अर्गोनॉमिक्स, गाड़ी अंदर से कंफर्टेबल और हाईटेक होनी चाहिए। यह तो हो गई कस्टमर की कहानी। अब देखते हैं बिजनेस यानी टेस्ला या ईवी कंपनी ने इसका जवाब कैसे दिया। पार्ट 2, वैल्यू मैप, द सॉल्यूशन। अब हम वीपीसी के लेफ्ट साइड पर आते हैं, वैल्यू मैप। यहां बिजनेस अपने फीचर्स बताता है। 1, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी ने क्या ऑफर किया। उन्होंने स्पेसिफिक मॉडल्स लॉन्च किए, मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3। ये प्रोडक्ट्स कस्टमर की जॉब को पूरा करते हैं, पर्सनल मोबिलिटी को। 2, पेन रिलीवर्स, यानी डर को कैसे दूर किया। कस्टमर का सबसे बड़ा डर था चार्जिंग का, उन्होंने क्या किया,
ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स। उन्होंने जगह जगह सुपर चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए। अब कस्टमर को डर नहीं है कि वो रास्ते में फंस जाएगा। फास्ट चार्जिंग, 75 मिनट्स टू चार्ज 100%। उन्होंने कहा आपको घंटों वेट करने की जरूरत नहीं है, सुपर चार्जिंग स्टेशंस पर फटाफट चार्ज होगा। इसने स्लो चार्जिंग वाले पेन को किल कर दिया। डेवलप्ड इंटीरियर एर्गोनॉमिक्स, लगेज स्पेस और कंफर्ट का इश्यू सॉल्व कर दिया। 3. गेन क्रिएटर्स, यानी एक्स्ट्रा खुशी कैसे दी। कस्टमर को कूल बनना था और अच्छी बैटरी चाहिए थी। कंपनी ने क्या दिया? 8 इयर्स बैटरी वारंटी। इससे कस्टमर को भरोसा दिया कि बैटरी ड्यूरेबल है। रेपुटेबल ब्रांड, आज की डेट में टेस्ला या कोई भी टॉप ईवी चलाना एक स्टेटस सिंबल है। इससे कस्टमर की बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वाली नीड पूरी होती है। और सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन, ये एक वाव फैक्टर है। कस्टमर ने शायद एक्सपेक्ट भी ना किया होगा, पर ये एक बड़ा गेन क्रिएटर है। पार्ट 3, द फिट, यानी जिगसॉ पजल कंप्लीट। अब दोस्तों मैजिक यहां होता है जब हम कस्टमर प्रोफाइल यानी राइट साइड और वैल्यू मैप यानी लेफ्ट साइड को मिलाते हैं तो हमें एक फिट दिखता है। कस्टमर को चार्जिंग की टेंशन थी, कंपनी ने चार्जिंग नेटवर्क दे दिया, पेन रिलीव्ड। कस्टमर को ब्रांड वैल्यू चाहिए थी, कंपनी ने रेपुटेबल ब्रांड दिया, गेन क्रिएटेड। कस्टमर को मोबिलिटी चाहिए थी, कंपनी ने बढ़िया मॉडल्स दिए, जॉब डन। स्टडी मटेरियल कहता है कि जब फीचर्स यानी वैल्यू मैप कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कस्टमर प्रोफाइल से परफेक्टली मैच करते हैं तो इसे हम प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट कहते हैं। और जब मार्केट इस मैच को वैलिडेट करता है यानी लोग सच में गाड़ी खरीदने लगते हैं और ट्रैक्शन मिलता है तो उसे हम प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हमने चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये मैराथन सेशन यूजफुल लगा होगा और मजा भी आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आगे आने वाले थ्योरी मैराथन्स मिस ना हो। इस वीडियो को अपने सीए फाइनल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, सबका भला होना चाहिए। लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. The video which you just watched, it is an AI dubbed video of the previously uploaded theory revision in our YouTube channel. We have already uploaded all the resources for Set B, the strategy video for Set B, which will tell you how to approach the subject, what are the things you need to cover in Set B, the sums marathon, which covers all the practical concepts and practical questions in Set B, and then the theory marathon, which covers all the theory concept and then the theory questions in Set B, and then repeated questions, which are faced by many candidates who are writing Set B exams. So these are all the things which are already uploaded in our YouTube channel, but these things are completely in English. We have not used any other language in these videos. The PDF or board notes used in these videos are also given in our Telegram channel. The link for joining the Telegram channel will be in the description and in the pinned comment. You can find it there. Because these are in English, and then we have made an effort to dub it using AI and make it into a Hindi plus English division. So that is the video which you just watched. You have to comment whether you like it or not, and then whether the dubbing was accurate or not, whether you are able to understand the concepts. If you would like to give the feedback, please leave a comment. Your feedback will be very valuable and we will consider it when we are making further videos like this. And then we also have other resources like CA Final Set C Arbitration. We have a marathon video. For CA Final Study Entrepreneurship, we have a marathon video. These marathon videos are very useful for those who are preparing for these subjects. If you are going to write this or your friends are writing these exams, you can share this video to your friends. It will be very helpful for them. All the link of these YouTube videos will be given in the description and in the pinned comment. The notes for these two videos will also be in the Telegram channel. So make sure to join the Telegram channel. You can share this video to your friends because it will be helpful for them also. The arbitration video has crossed 1 lakh plus views, and then the entrepreneurship video has crossed 70,000 views. And then the Set B Sums Marathon video has crossed 50,000 views. The Set B Theory Marathon video has crossed 28,000 views. So it will be helpful if you would share it to your friends, and they will also get benefited from these marathon videos. Thank you.